Today we will talk impact of WTO on Indian economy. आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी पर WTO का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको जानने के लिए हमें जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं उनको जानना ज़रूरी है। आज हम जिन एग्रीमेंट्स की बात करेंगे वो हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA, ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर, फिर है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, और गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA की। यह सब जानते हैं कि जो गेट के जो मुख्य मुद्दे रहे उसमें कृषि एक अलग ही रहा। कृषि के ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई, कृषि के जो इश्यूज थे उसको उसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन उरुग्वे दौर जो 8th राउंड था, उरुग्वे राउंड, उसमें कृषि क्षेत्र को WTO की सीमा में शामिल किया गया और समझौता यह किया गया कि जितने भी जो पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट और कंट्रीज़ हैं वो उन किसी भी उपायों को न अपनाएं या ना बदलें जो ऑर्डिनरी कस्टम ड्यूटीज़ में परिवर्तित हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जो कृषि प्रोडक्ट्स है वो उनकी जो मार्केट एक्सेस है उनको सभी गैर सीमा शुल्क उपायों में बदल दिया गया है, टेरिफाई कर दिया गया है। इसमें केवल उन वस्तुओं को अपवाद माना गया है जिनके लिए विशेष व्यवहार या उपचार का समझौता किया गया है, और कृषि पदार्थों पर सारे सीमा करों की बाध्यता है। इस प्रकार परिवर्तित होने वाले उपायों में असल रूप में सभी जो टेरिफिकेशन है उसको शामिल किया गया है। जैसे इसमें से जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आयात जो इंपोर्ट लेवीज हैं, जो दूसरी मिनिमम इंपोर्ट प्राइसेस है, डिस्क्रिमिनेटरी इंपोर्ट लाइसेंस है, इसी प्रकार से जो और दूसरे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उन सबको ख़त्म कर दिया गया है और सबको टेरिफाई कर दिया गया है, यानी कि टेरिफिकेशन कर दिया गया है। तो इसके कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनमें व्यापार की सुरक्षा पहली बार औद्योगिक उत्पादकों की तुलना में अधिक हुई है, क्योंकि कृषि पदार्थों की जो टैरिफ लाइन है वो 100% बाध्य होगी। तो यदि हम इन टैरिफ लाइन्स की बात करते हैं अभी, उससे पहले हम ये जान लें कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसके 3 पिलर्स हैं। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसको हम मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपटीशन के रूप में समझ सकते हैं। तो यदि हम इनके बारे में बात करें तो मार्केट एक्सेस का मतलब है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाकर सभी जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ लगाया जाएगा और सबको टैरिफाई कर दिया गया है, और जो टैरिफ लगाए हुए हैं मेंबर कंट्रीज़ ने उनको वो टैरिफ्स कम करने होंगे। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको जो सिंपल एवरेज टैरिफ है वो 36% के रेट से 6 साल में कम करना था, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को यह 24%। इसी प्रकार से जो मिनिमम रिडक्शन एट पर टैरिफ लाइन है, जो पर टैरिफ लाइन है कम से कम 15% करना था 6 साल के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ को, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को यह 10 साल में 10% करना था। तो ये सारा था मार्केट एक्सेस, जिसको हम टेरिफिकेशन भी कह रहे हैं। दूसरा है डोमेस्टिक स्पोर्ट। डोमेस्टिक स्पोर्ट में एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसमें 20% रिडक्शन करनी थी डेवलप्ड कंट्रीज़ को 6 साल के अंदर, यानी कि 1995 से 2000 तक वो 20%। इसी प्रकार से डेवलपिंग कंट्रीज़ को 10 साल के अंदर करनी थी, और यह करनी थी 13.33%। इसी प्रकार से जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज दी जाती है
जो वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़ है वो 36% कम करना था डेवलप्ड कंट्रीज़ को 6 साल में, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को 10 साल में 24% कम करना था। और जो ये किसका था, वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़ का, और क्वांटिटी ऑफ सब्सिडाइज जो एक्सपोर्ट है वो 21% डेवलप्ड कंट्रीज़ को कम करना था, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को 14%। यहाँ ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इन सभी रिडक्शन से एग्जेम्प्टेड हैं, उनको इस तरह की कोई रिडक्शन नहीं करनी। अब हम डोमेस्टिक स्पोर्ट में एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की बात करते हैं। यह क्या है, तो एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट जो होता है वो एनुअल लेवल ऑफ स्पोर्ट सब्सिडीज जो दी जाती है मॉनेटरी टर्म में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को जो डायरेक्ट दी जाती है, जो हम कह सकते हैं एमएसपी के रूप में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में दी जाती है, और जो नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक के लिए नहीं है, जैसे एमएसपी तो हम देते हैं डिफरेंट जो हमारे ग्रेन है, फूड ग्रेन है उनके लिए, पल्सेज के लिए, जो ऑयल सीड्स हैं उनके लिए, और दूसरे जो कमोडिटीज़ हैं उनके लिए। लेकिन जो कुछ जो एमएसपी नहीं दी जाती लेकिन सब्सिडी दी जाती है, जैसे फर्टिलाइज़र के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, इसी प्रकार से फर्टिलाइज़र के लिए, तो इसी प्रकार इरिगेशन के लिए, तो इन सब को हम नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक कहते हैं। तो इस प्रकार एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट होता है जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट है प्लस नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट है। तो जो सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी टू द फार्मर्स नोन एज बॉक्सेस, तो बॉक्सेस के रूप में उनको हम जानते हैं, और उनको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स हम किसको कह रहे हैं, ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत जो दी जाने वाली सब्सिडीज़ हैं सामान्यतः वो ट्रेड डिस्टोर्टिंग नहीं करती हैं, ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। इनमें जिनको शामिल किया जाता है वो पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रम, जो रिसर्च है, अनुसंधान है, आपदा राहत इत्यादि के लिए सरकार द्वारा जो प्रदान की गई आर्थिक सहायता है उसको इसमें शामिल करते हैं, और इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा है ब्लू बॉक्स। इस बॉक्स के अंतर्गत आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है जो किसानों को उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। इस प्रकार की जो सहायता है वो राशि व्यापार डिस्टोर्ट में कमी लाने के लिए की जाती है कि व्यापार डिस्टोर्ट ना हो। इसी प्रकार से यदि हम एम्बर बॉक्स की बात करें तो इसके अंतर्गत जो सब्सिडी कौन सी आती हैं, वो सभी सब्सिडीज आती हैं जो ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स में नहीं आई। तो जो कृषि उत्पादन एवं व्यापार को डिस्टोर्ट करती हैं, बाधा पहुंचाती हैं, तो ऐसी जो सब्सिडीज़ हैं, जो ऐसी सहायता दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, हम उसको एम्बर बॉक्स में शामिल करते हैं। इस सब्सिडी में हम जो सरकार द्वारा उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, भारत में जैसे एमएसपी दिया जाता है, इसी प्रकार से कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता आदि को भी शामिल किया जाता है। इसमें फर्टिलाइज़र, बीज, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन पर दी जाने वाली जो सब्सिडी है उसको वो व्यापार को बाधित करती है, और इसलिए ऐसा माना गया है कि जो डोमेस्टिक सपोर्ट जिसकी हम घटाने की बात कर रहे थे, तो वो सारा एम्बर बॉक्स में जो दी जाने वाली सब्सिडीज हैं उन सब्सिडीज को कम किया जाए। अभी जैसे हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की, एमएसपी की बात करी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, भारत में अभी यह 26 जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए दी जाती है, जिसमें हम 7 तरह के जो अनाज हैं,
5 तरह की दालें हैं, 8 तरह की तिलहन हैं और कुछ दूसरे अन्य फसलें हैं जिनके लिए, तो कुल मिलाकर हम 26 कृषि जो पदार्थ हैं, उत्पाद हैं, उनके लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को देते हैं हमारी गवर्नमेंट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो 3 पिलर्स हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के, जिसको हम डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट, कंपटीशन या सब्सिडी और टैरिफिकेशन यानी मार्केट एक्सेस के रूप में जिनकी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा अभी हम डोमेस्टिक सपोर्ट के बारे में और जान लेते हैं, जिसको हमने अभी कहा था कि यह एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट के रूप में दिया जाता है यदि यह उत्पादन के कुल मूल्य के 5% से अधिक है, परंतु अल्पविकसित देशों के मामले में यह 10% से अधिक है। तो विकसित देशों के मामले में यह 5% जो उत्पादन का कुल मूल्य है। तो यदि समर्थन मूल्य के लिए कुल उपाय एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट 10% से अधिक हैं, तो उसे 10 वर्षों के लिए कम करना होगा, या US डॉलर या घरेलू करेंसी में हम इसको कह सकते हैं 13.33% कम करना होगा। इस प्रकार यदि हम एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर नज़र डालें तो भारत जैसे विकासशील देश को और इसमें नुकसान इस प्रकार से झेलना पड़ रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने अपनी जो सब्सिडीज़ जो उनके द्वारा दी जाती थी उसको उन्होंने ग्रीन बॉक्स में डाल दिया, जो कि ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडीज़ नहीं हैं। तो इस प्रकार से वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ह्यूज सब्सिडी दे रहे हैं, जिसके कारण जो उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो काफ़ी सस्ता हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया वो इंटरनेशनल लेवल पर हम उसको फिर compete नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से हमें इस कारण से काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब हम बात करते हैं ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर। तो इसमें जो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट है वो 1974 से 1994 तक चलता रहा, और उसके बाद WTO एग्जिस्टेंस में आया, जिसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। उस समय तक कई सारे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, और यह FM में द्विपक्षीय समझौते वाले कोटे की वह श्रृंखला है जो 50 के दशक में अल्प विकसित देशों के विकसित देशों को कपड़ा निर्यातों की पहुंच को सीमित करती थी। तो यह अमेरिका में कपड़ा उत्पादकों को जापान में बढ़ते कपड़ा उद्योग को संरक्षण देने के लिए एक डिज़ाइन की गई थी। बाद में इसका भारत सहित कई अल्प विकसित देशों में विस्तार किया गया। ये क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस कई वर्षों से वस्तुओं की बढ़ती संख्या पर लागू किए गए थे, और काफ़ी मात्रा में ये प्रतिबंधात्मक बन चुके थे। तो यदि हम इसको इस रूप में देखें कि एक तो कपड़े के समझौता स्वतंत्र निर्यातों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध का प्रोहिबिशन और MFA प्रकार की व्यवस्था को हटाने का प्रावधान करता है। इसी प्रकार से जो परिमाणात्मक प्रतिबंध हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो केवल अल्प विकसित देशों द्वारा औद्योगिक देशों को किए गए निर्यातों को प्रभावित करते हैं, और औद्योगिक देशों के बीच में आपस में व्यापार को ये नहीं प्रभावित करते। WTO द्वारा कपड़े पर समझौते को लागू करने का अर्थ है कि MFA को हटाना, एलिमिनेशन ऑफ MFA, या दूसरे शब्दों में कहें तो 10 वर्षों में 1995 से 2004 की अवधि में कपड़े के सभी गैर सीमा शुल्क उपायों को हटाना, और इस प्रकार कपड़ा क्षेत्र का 1 जनवरी 2005 को WTO के अधीन स्वतंत्र प्रणाली में समन्वित करना। इसी प्रकार 10 वर्षों की अवधि का विभाजन 3 चरणों में किया गया है, जो प्रथम 3 वर्षों में 16%, अगले 4 वर्षों में 17% और बाकी 3 वर्षों में 18%।
तो इस प्रकार से 1 जनवरी 2002 को कुल आयातों का 51% WTO की स्वतंत्र व्यापार प्रणाली में समन्वित हो जाएगा और जो शेष 49% है वो 1 जनवरी 2005 को सम्मिलित हो जाएगा। इस तरह का प्रावधान WTO में जो ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर है उसमें किया गया है। इसी प्रकार से WTO प्रणाली में देश उन वस्तुओं के लिए भेदात्मक प्रतिबंध लगा सकते हैं जो गेट या WTO नियमों के विषय में नहीं बनाए गए थे या जिन पर देशों का वर्तमान द्विपक्षीय समझौता नहीं है। इसके साथ साथ अल्पविकसित देशों का हित सेफगार्ड मैकेनिज्म के अधीन भी सुरक्षित रखा गया है। इसको अधिक से अधिक 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। अल्पविकसित देशों को गैर सीमा शुल्क उपाय प्रयोग करने की आज्ञा उन परिस्थितियों में है जब आयात उनके घरेलू उद्योग के लिए एक थ्रेट हो। तो इस प्रकार से यह काफ़ी सारे नियम बनाए गए हैं ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर में। यदि हम इन सब को देखें तो यह एक तरीके से हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, लेकिन मुश्किल ये है कि अभी इन समझौतों को बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया है अभी तक, और इसके कारण हमें कई देशों से, अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश से, चाइना से, श्रीलंका से भी हमें काफ़ी कंपटीशन करना पड़ रहा है टेक्सटाइल के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से WTO के आने के बाद टेक्सटाइल क्षेत्र में हमारा कंपटीशन पहले से अधिक बढ़ गया है। तो एक तरीके से कहें तो हमें नुकसान भी देखने को मिल रहा है। फिर अब हम देखते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम ट्रिप्स कह रहे हैं। तो ट्रिप्स में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं वो 6 प्रकार की है, जिसमें हम पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं। तो इसमें जो WTO व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट संबंधित व्यवस्था उत्पादों के पेटेंट की व्यवस्था करती है, और इसमें सभी देशों के विकास का स्तर एक माना गया है और उन्हें समान रूप से संरक्षण देने के लिए हाई लेवल के स्टैंडर्ड्स की व्यवस्था की गई है। इसमें जैसे हमने बात की कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स आदि को महत्व दिया गया है। जिन देशों में पेटेंट की व्यवस्था नहीं है उन्हें यह व्यवस्था करने के लिए 10 वर्ष का समय दिया गया है। पेटेंट व्यवस्था को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि किन वस्तुओं को पेटेंट किया जा सकता है। तो इस विषय में स्थिति यह है कि केवल उनका पेटेंट किया जा सकता है जो नया हो, जिसमें आविष्कार की क्रिया शामिल हो और जिसका औद्योगिक इस्तेमाल किया जा सकता हो। इस तरह का पेटेंट नहीं कराया जा सकता। जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य और जानवरों के उत्पादन में चिकित्सीय और जो शल्य प्रणाली है, सर्जरी सिस्टम है, पौधों के उत्पादन और पशुओं के प्रजनन के लिए मूल रूप से जो बायोलॉजिकल सिस्टम है। इसी प्रकार से आविष्कार जिनके व्यापारिक उपभोग से नैतिकता, मानव, पशु, पौधे, जीवन और एनवायरनमेंट से खतरा उत्पन्न हो, उनका पेटेंट नहीं हो सकता है। तो गेट समझौते के अनुसार किसान बाजार से मोल भाव करके अपनी पसंद का बीज खरीद सकेंगे। उस बीज से तैयार फसल से अगली बुआई के लिए बीज रख सकेंगे। वे अपना जो एक्स्ट्रा बीज है उसको बेच सकेंगे, लेकिन वे ब्रांड नामों से तैयार बीज नहीं बेच सकेंगे। ये ब्रांड नामों के बीज के मालिक से अनुमति लेकर ही उन बीजों का उत्पादन तथा विक्रेता भी बन सकते हैं। तो डंकल जो ड्राफ्ट है उसमें कहा गया है कि समझौता करने वाले देश पौधे किस्म की रक्षा या तो पेटेंट या स्व जेनरिक व्यवस्था या इन दोनों से मिलकर करेंगे। तो यह यहाँ जानना इम्पोर्टेंट है कि यह स्व जेनरिस सिस्टम क्या है।
तो एक स्वे जनरिस सिस्टम क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्वे जनरिस जो सिस्टम है उसका अर्थ है पेटेंट जैसी प्रणाली से अलग किसी अन्य व्यवस्था से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करना। इसका मुख्य लक्ष्य पौधे के प्रजनन जो प्लांट ब्रीडिंग है उसका संरक्षण करना है। यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी UPNV ने 1991 में यह निर्णय लिया था कि बिना ब्रीडिंग की इजाज़त के उनके प्रजनन किए गए पौधों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था के अंतर्गत 24 किस्मों के पौधों को संरक्षित किया गया। यह संरक्षण केवल प्लांट ब्रीडिंग राइट के स्वामी को ही उस प्लांट के उत्पादन तथा बिक्री को नियंत्रित करने का एकाधिकार देती है। तो इस प्रकार से यदि हम ट्रिप्स की भी बात करें तो इसमें हम भारतीय कृषि पर जो प्रभाव की जो बात कर सकते हैं वो इस रूप में कर सकते हैं कि यदि जो प्लांट्स हैं, जो सीड्स हैं, यदि उनको पेटेंट करा लिया जाएगा तो भारतीय किसान किस प्रकार से उन बीजों को फिर से बोएगा या ब्रांड नाम से नहीं बेच सकता है। तो इस तरह की मुश्किलें आएंगी जो कि हमारी कृषि व्यवस्था को और दूसरे जो पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। अब हम बात करेंगे ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स हम जिसको कह रहे हैं। तो व्यापार से संबंधित निवेश उपाय जिसको ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स कह रहे हैं के अनुसार विदेशी निवेश पर सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा देने चाहिए। प्रत्येक सदस्य देश को विदेशी निवेशकर्ताओं को वे सभी सुविधाएं देनी होंगी जो वे घरेलू निवेशकर्ताओं को दे रहे हैं। विदेशी निवेशकर्ताओं पर निर्यात संवर्धन, स्थानीय कच्चे माल के प्रयोग या इसी प्रकार का कोई अन्य प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। जो डंकल ड्राफ्ट के अनुसार सरकार को विदेशी निवेश को केवल उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में करने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार डंकल ड्राफ्ट के अनुसार विदेशी पूंजी के निवेश की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। तो किसी भी देश में किसी भी प्रकार का विदेशी पूंजी पर इस प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता कि वो सिर्फ उच्च प्राथमिकता वाले जो हाई प्रेफर्ड जो सेक्टर्स हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करें, वो किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे औद्योगिक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा देश में वो प्रोत्साहित होगा, उन्नति और विकास की गति तेज होगी और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करने में सफलता मिलेगी। यदि हम इसको संक्षेप रूप में कहना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि WTO में जो ट्रिम्स के प्रावधान हैं वो विदेशी निवेशकों को विश्व के किसी भी आर्थिक क्रिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं निवेश करने का अवसर देता है और समझौता यह भी आश्वासन देता है कि सभी इकाई चाहें तो वह स्वदेशी हों या विदेशी हों, उनके साथ नियमों और नीतियों की दृष्टि से बिना भेदभाव के व्यवहार किया जाएगा। साथ ही निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए जो एक्सपोर्ट है उसके दायित्व की पूर्ति के लिए एक शर्त रखी गई है ताकि ऐसे उद्यम के लिए विदेशी मुद्रा के निवेश में आने और देश से बाहर जाने में संतुलन बना रहे। तो इस प्रकार से यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा के रूप में देखें तो हम देख सकते हैं इसमें कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है जो इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं, क्योंकि जनरली जो विदेशी जो निवेश आता है वो अपने फ़ायदे के लिए उन सेक्टर्स को ढूंढता है जहां उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हों। तो इस प्रकार से जहां हमें ज़रूरत है उन सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट न आकर उन सेक्टर्स में जा सकता है जहां हमें कम ज़रूरत है। और इसी तरह के दूसरी जो चीज़ें हैं उन बातों को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को ये जो निवेश उपाय हैं, इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं, ये भी प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से अब हम जो नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं जनरल एग्रीमेंट्स ऑन
ट्रेड इन सर्विसेज, गेट्स की हम बात करते हैं। तो WTO में सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते के रूप में हम गेट्स को देखते हैं। गेट्स के अधीन पहली बार व्यापार के साथ साथ सेवाओं में विदेशी व्यापार से भी प्रतिबंध हटाने के लिए समझौता किया गया। तो पहली बार किस पर शामिल किया गया? सेवाओं को इसमें शामिल किया गया। जिस प्रकार से एग्रीकल्चर को शामिल किया गया पहली बार, इसी प्रकार से सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया। तो गेट्स के अनुसार जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है, उसके अनुसार सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म आदि, तो इनके संबंध में उदारवादी नीति अपनाई जानी चाहिए। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको सेवाओं के क्षेत्र में छूट देनी चाहिए और उनके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो इस क्षेत्र में घरेलू संस्था के साथ किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनके साथ जो पॉलिसीज हमने अपनाई हुई हैं वही हम जो विदेशी कंपनियां आएंगी उनके साथ पॉलिसीज को अपनाएं। तो आजकल सेवा क्षेत्र का बहुत महत्व बढ़ गया है। हम जानते हैं सर्विस सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और हमारे GDP में भी इसका जो कंट्रीब्यूशन है, शेयर है, वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। यदि इसका मूल्य हम देखें तो 1980 में 35,000 करोड़ डॉलर था, 1992 में यह 96,000 करोड़ डॉलर हो गया। सभी उत्पादक क्रियाओं में 50% भाग सेवा क्षेत्र का है। यह अब बढ़कर हमारा लगभग 58% हो गया है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज में केवल उन्हीं सेवाओं को मुक्त व्यापार करने के लिए चुना गया है जिनके लिए उच्च किस्म की तकनीक, एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जैसे बैंकिंग, शिपिंग, यातायात, इंश्योरेंस, दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म आदि। तो इन सेवाओं पर भी सभी प्रकार के प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं और विदेशी कंपनियों को इन सेवाओं को प्रदान करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है इन समझौतों के अंतर्गत, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज है। तो इससे जो हम देख रहे हैं कि हमें भी टेक्नोलॉजी मिलेगी और हमें, हमारे देश को भी फ़ायदा होगा। इसका हमारे जो दूर संचार है, बैंकिंग है, शिपिंग है, इन सभी सेक्टर्स में फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदे के साथ साथ हमें नुकसान ये है कि हमारे जो इन सेक्टर्स में, जो सर्विस सेक्टर्स में है, हमारा बहुत डेवलप्ड सेक्टर नहीं है ये। तो जो MNC जाएंगी उनका compete हमारी ये छोटी सेक्टर्स जो बहुत डेवलप नहीं है वो नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से वो उनके सामने compete न कर पाने से ये कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और इसका नुकसान ये होगा कि MNCs का एक तरीके से कंट्रोल हो जाएगा हमारे सर्विस सेक्टर पर और वो जो रेवेन्यू जनरेट करेंगी उससे, ये तो अभी पता नहीं कि कितना रोज़गार जनरेट होगा, लेकिन जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो हमारे देश से निकलकर वो विदेशों में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं WTO के, ये कई तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर हो, उसको भी प्रभावित करता है। जो हमारे पेटेंट, कॉपीराइट यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को भी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रहा है उसको भी प्रभावित करने के साथ साथ ये हमारे सर्विस सेक्टर को भी प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के जो सभी सेक्टर्स हैं उनको WTO के जो प्रोविजंस हैं वो प्रभावित करते हैं। वो नेगेटिवली भी प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, और उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं उसको भी प्रभावित करते हैं, जिसको हम अगले भाग में समझेंगे।